हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हमने जो क्लास 10th है और साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका जो लेसन है नंबर 2 मानव तंत्र, उसका हमने पिछले पार्ट के अंदर किसके बारे में अध्ययन किया था, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ कि सबसे पहली बात कि मानव तंत्र क्या होता है। मानव तंत्र से तात्पर्य है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो जीव अलग अलग होते हैं, उनमें से जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर जितने भी कार्य या जितनी भी क्रियाएं होती हों, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, गमन, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारे तंत्र में उपस्थित अंगों के कारण होती है। और मानव तंत्र का निर्माण कब होता है? मानव तंत्र का निर्माण कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है तंत्र। इस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। और सबसे संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी निर्माण की या जीव की, वो होती है कोशिका। कोशिका के द्वारा ही सभी जीवों के तंत्रों का निर्माण होता है। तो उसके बाद हमने बात की थी सबसे पहले श्वसन की, कि मानव श्वसन, कि मानव की श्वसन क्रिया विधि क्या होती है, कौन कौन से पार्ट इसमें भाग लेते हैं और इनका अपना अपना क्या क्या कार्य होता है। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मानव के पाचन तंत्र के बारे में, कि मानव का पाचन जो तंत्र होता है वो कैसा होता है, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं और किस अंग का क्या कार्य पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि पाचन क्या है। अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाचन क्या होता है। देखिए, पाचन वह क्रिया होती है जिसके अंदर भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो जटिल पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करना होता है। दो चीज होती हैं, एक तो होता है संलयन, एक तो बात क्या आती है संलयन, और एक होती है विघटन। विघटन, देखो संलयन का मतलब तो होता है किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, और विघटन का मतलब होता है किसी भी चीज को हटाना। क्या होता है? हटाना या तोड़ना। तोड़ना, ये क्या होता है? संलयन और विघटन। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जो जटिल पदार्थ होंगे उनको सरल पदार्थों में तोड़ेंगे, तो वो पाचन होता है। क्योंकि हमें जैसे पता है कि हम भोजन जिस रूप में ग्रहण करते हैं उस रूप में वो हमारे शरीर के अंदर नहीं रहता, तो किस रूप में होता है? वो विघटित होकर के तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? तरल रूप में। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो वाहिनियां होती हैं उन्हें सबके अंदर रक्त बहता रहता है, इसीलिए ये तरल रूप में इसको विघटित करते हैं और ये क्रिया क्या होती है? पाचन की क्रिया कहलाती है। इसके बाद फिर बात करते हैं हम मानव के पाचन तंत्र की। किसकी बात करते हैं? मानव का पाचन तंत्र। अब देखिए कि मानव का पाचन तंत्र कहते किसे हैं, या फिर पाचन तंत्र की परिभाषा क्या है? पाचन तंत्र की परिभाषा होती है कि हमारे आहार नाल से लेकर के, आहार नाल से लेकर और मल द्वार तक, लेकर मल द्वार तक जो अंग उपस्थित होते हैं, अंग पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। वह पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमारी आहार नाल होती है वहां से लेकर के और जो मलद्वार तक होता है उसके ऊपर पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं वो सारे अंग क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण इन अंगों से होता है। अब बात आती है कि मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम अंग की बात करते हैं तो मानव के पाचन के अंदर पाया जाता है मुख, पहली बात। दूसरा जो होता है वो होता है मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है ग्रसनी। कौन सा होता है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में पाया जाता है आमाशय। नंबर 4 पर कौन सा है? आमाशय। आमाशय के बाद पाया जाता है छोटी आंत। छोटी आंत,
जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। और इसके बाद पाई जाती है बड़ी आंत। क्या पाई जाती है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद पाया जाता है मलाशय। मलाशय इन सभी अंगों से मिलकर के, कौन कौन से? मुखगुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। इन सभी से मिलकर के किसका निर्माण होता है? पाचन तंत्र का निर्माण होता है। और किसके पाचन तंत्र का होता है? मानव के पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अब हम यहां पर एक एक अगर पार्ट की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आहार नली। आहार नली क्या है? देखिए, पाचन के लिए आहार नली सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इसी का ही कार्य होता है हमारे भोजन का आदान प्रदान करना। यही भोजन को अंदर लेकर के जाती है और इसी के ऊपर ये सारे अंगतंत्र पाए जाते हैं। और ये मुखगुहा से लेकर के मल द्वार तक एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। और इस आहार नली का जो होती है, इसके जो कार्य होते हैं या आहार नली के प्रमुख जो उपयोग होते हैं वो क्या होते हैं कि यहां पर ये भोजन को सरलीकृत करके पाचित करने में मदद करती है। अगर दूसरी बात करें अब आहार नाल के बाद मुख की, कि मुख गुहा के अंदर क्या है, क्या होता है? मुख। देखिए, दो चीज होती हैं, एक तो होती है मुख गुहा और एक होता है मुख। मुख गुहा से तात्पर्य होता है मुंह के अंदर की जो जितनी भी चीजें हों वो, और बाह्य आवरण पर जो चीजें होती है वो आती हैं मुख गुहा और मुख के अंदर। ठीक है। अब देखिए, हमारे मुख के अंदर हमें पता है कि मानव में टोटली कितने दांत पाए जाते हैं? 32, यानी कि 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले में। तो मुख के अंदर ये पाचन का या भोजन को ग्रहण करने का सबसे प्रथम अंग है। यहीं से ही भोजन हमारे मुंह में आता है। और मुख गुहा के अंदर उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं वो भोजन को लसलसा और चिकना बना देती हैं। लार यानी कि हमारे भोजन में मिल जाती है। और इसी मुख गुहा के अंदर जो हमारी मुख गुहा का बाह्य आवरण होता है ये मांसल होठों से ढका हुआ होता है। किन से ढका होता है? 2 मांसल होठों से, जिसका प्रमुख कार्य होता है भोजन को पकड़ना। क्या होता है? भोजन को पकड़ना और बोलने के लिए मदद करना भी होता है। और इसी के अंदर मुख गुहा में ही हमारे दांत पाए जाते हैं। और दांत होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के। पहला जो दांत होता है वो होता है कौन सा? कृंतक या रद्नक लिख लो, कृंतक। नंबर 2 बात करते हैं हम, वो होता है रद्नक। रद्नक के बाद नंबर 3 पर बात करते हैं, वो होता है चैवर्ण, अग्रचैवर्णक। और चौथा होता है चैवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत मानव शरीर के कहां पर पाए जाते हैं? मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, एक एक दांत की हम बात करते हैं कि इनकी कितनी कितनी संख्याएं हमारे मानव शरीर के अंदर होती हैं। सबसे पहले कृंतक जो दांत होता है, कृंतक की जो संख्याएं होती हैं, इनकी संख्याएं ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में 4-4 होती हैं। कितनी होती है? 4। यानी कि 4 तो ऊपर वाले जबड़े में होती हैं और +4 कौन से में होती हैं? निचले वाले जबड़े में पाई जाती हैं। और इन दांतों का प्रमुख कार्य भोजन को कुतरना होता है। क्या होता है? भोजन को कुतरना। कार्य क्या होता है? भोजन कुतरना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम रद्नक की। जो रद्नक दांत होते हैं, इनका जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। क्यों? क्योंकि ये जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो मांस खाते हैं और उसके लिए किसी दूसरे जीव को खाने के लिए या उसको चीरने फाड़ने के लिए इन दांतों की आवश्यकता होती है। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 2-2। कितनी होती है? 2। यानी कि 2 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 2 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अग्र चैवर्णक और चैवर्णक। ये जो दोनों दांत होते हैं, कौन कौन से? अग्र चैवर्णक और चैवर्णक। इनका कार्य जो होता है वो होता है भोजन को पीसना। देसी भाषा में हम बोलते हैं दाढ़ जो होती है पीछे की तरफ वो। ठीक है। तो इनका प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को पीसना होता है। और इनकी जो संख्याएं होती हैं, यानी कि अग्र चैवर्णक जो है
उनकी संख्याएं पाई जाती हैं 4 और 4। कितनी होती हैं? 4 4। और चयवर्णक पाए जाते हैं कितने? 6 6, 6 + 6। अब देखिए टोटल मैंने बताया था कितने दांत होते हैं? 32। यहाँ हम करते हैं तो देखिए 8 तो पाए जाते हैं कृंतक दोनों में, ठीक है। इसमें पाए जाते हैं 4 रत्नक, उसके बाद 8 पाए जाते हैं कौन से? अग्र चयवर्णक, और 12 पाए जाते हैं चयवर्णक। टोटली कितने हो गए? 32। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, मुख गुहा हो गई, मांसल होठ इसमें पाए जाते हैं, एक जीभ भी पाई जाती है। जीभ का कार्य है वो भोजन को उलट पुलट करने का कार्य करती है और उसमें लार को मिलाने का कार्य करती है। अब मुख गुहा के बाद जब हमने भोजन यहां से ग्रहण किया है, उसके बाद भोजन कहां पहुंचता है? मुख गुहा से हमारे आमाशय के अंदर। कहां पर? और आमाशय में पहुंचने के लिए वो कहां से गुजरता है? ग्रसनी से गुजरता है। कहां से गुजरता है? ग्रसनी से। इसलिए अगर हम इसमें बात करें ग्रसनी की, किसकी बात करें? ग्रसनी की अगर बात करते हैं तो देखिए ग्रसनी में क्या होता है कि ये अंग मानव के पाचन और श्वसन दोनों में कार्य करता है। कौन? ग्रसनी। किस में करता है? पाचन में भी करता है और श्वसन में भी करता है, दोनों तंत्रों में इसका कार्य होता है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया श्वसन तंत्र के अंदर कि जो ग्रसनी होती है ये क्या होती है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के जो कण होते हैं उनको ये श्वसन तंत्र में जाने से रोकती है, और जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये वायु को पाचन करने के लिए जो आहार नाल होती है वहां पर जाने से रोकती है। तो ये एक गति अवरोधक का कार्य करती है, और ये क्या होता है? ग्रसनी होती है। क्या होती है? ग्रसनी। दोबारा बता देते हैं कि पाचन यानी कि भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकना और श्वसन को पाचन नाल में आने से रोकना, ये क्या कहलाती है? ग्रसनी होती है। ग्रसनी के बाद फिर पहुंचता है आमाशय। कहां आते हैं? आमाशय। ये भी पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है, और जो आमाशय होता है इसका प्रमुख कार्य होता है कि जब भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर पहुंचने के बाद पाचक जो आमाशय होता है हमारा, यहां पर पाचक रस, एंजाइम्स, सारी चीजें पाई जाती हैं। और आमाशय क्या करता है? आने वाले भोजन के अंदर पाचित अम्ल एंजाइम्सों को मिला देता है और भोजन को लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। किस में बदल देता है? लिक्विड फॉर्म, यानी कि तरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अपन ने भी देखा होगा चीनी है, बाहर होती है अलग दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप पानी में डालो वो घुल जाती है। उसी प्रकार से यहाँ जब भोजन पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो आमाशय के अंदर जो एंजाइम्स मिल के और क्या कर देते हैं? उसको तरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। किस में करते हैं? तरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और जो इसकी जो लंबाई होती है, ग्रास नली, यहां पर अगर हम बात करें ग्रसनी के बाद ग्रास नली, उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 5 से 7 कितनी 25 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इस ग्रास नली की क्या होती है? लंबाई होती है। इसके बाद आमाशय, मैंने आपको आमाशय के बारे में बता ही दिया कि आमाशय क्या होता है? जहां पर इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं वो मिलते हैं और भोजन तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसकी जो आकृति होती है वो किस आकार की होती है? जे प्रकार की होती है, ठीक है। आमाशय के बाद बात करते हैं हम छोटी आंत की। किसकी करते हैं? छोटी आंत। आमाशय में जब भोजन लिक्विड फॉर्म में बदलता है तो वहां से पहुंच जाता है छोटी आंत में, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि अब यहां से क्या होगा कि जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है और पाचन, जो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है वो यहीं पर संपन्न होता है। कहां पर? छोटी आंत पर संपन्न होता है। और ये क्या करता है कि जो चीज हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है उसको तो हमारे शरीर पर रोक लेता है, और बाकी जो चीज ऐसी होती हैं
कि जिसका ये पाचन नहीं कर पाता उसको उठा करके या कहाँ भेज देता है, बड़ी आंत के अंदर भेज देती है। इसके बाद जब बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है तो बड़ी जो आंत होती है उसका कार्य क्या होता है कि छोटी आंत ने जो अपशिष्ट भोजन भेजा उस भोजन में उपस्थित जल, क्या जल जो होता है उसका अवशोषण करना होता है, यानी कि उसमें से वो जल को खींच लेती है। ठीक है, और जल को जब खींच लेती है उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है वो बड़ी आंत एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र के माध्यम से जब जल को सोख लिया तो उसको कहां भेज देगी, मलाशय के अंदर भेज देती है। कहां भेज देती है, मलाशय के अंदर भेज देती है। और मलाशय में जब ये पहुंच जाता है तो जैसे ही मलाशय फिलअप हो जाता है, पूरा भर जाता है, उसके बाद मल द्वार के माध्यम से उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। आई बात समझ में? यानी कि आपने देखा होगा कि किसी के जैसे कि दस्त वगैरह अतिसार होने की संभावना होती है, वो कब होती है, जब बड़ी आंत जो होती है अगर वो बीमार है। बीमार का मतलब आप समझते हो, संक्रमित है। अगर बड़ी आंत किसी चीज से संक्रमित है तो वो समस्या ही होती है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है इसको सोखने का काम एब्जॉर्ब कौन करता है, बड़ी आंत करती है। और जब ये संक्रमित होती है तो जल का अवशोषण होगा नहीं, तो जो मल होगा वो लिक्विड फॉर्म में शरीर से बाहर आएगा। तो ये आपके जो टॉपिक है मानव तंत्र आज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। थैंक यू।